फाइनल कंक्लूजन होता है तो उसे कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। तो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, सिर्फ एक तरह से स्टेपल लगा देते हैं। क्लियर है ना आर्यन, हरमन, क्लियर है? यस मैम। जी दीदी। फिर आता है सेक्शन 32। 32 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। ऐसे पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट जिसको हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, जिसे विटनेस नहीं बुलाया जा सकता, इस सेक्शन को बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन। सेक्शन 32 में बताया गया है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड। ऐसे पर्सन के स्टेटमेंट जो कि जिसके मरने की संभावना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको खोजा नहीं जा सकता, या ऐसा पर्सन जो कि इनकैपेबल है, जो कोर्ट के सामने नहीं आ सकता, तो उसके बारे में बताया गया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पर्सन ऐसा है, ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी कंडीशन में है कि जहाँ पे उसके मरने की संभावना है, मतलब वो मर भी सकता है, और मरते टाइम वो अपना कोई स्टेटमेंट दे रहा है। जैसे उसे किसने मारा है तो वो बता रहा है कि मुझे उस पर्सन ने मारा था, तो वो उसका डाइंग डिक्लेरेशन होता है। एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन किसके सामने होता है? तो डाइंग डिक्लेरेशन किसी के सामने भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने भी हो सकता है, पुलिस के सामने भी हो सकता है, डॉक्टर के सामने भी हो सकता है, किसी रिलेटिव के सामने भी हो सकता है। फिर एक बार ये क्वेश्चन आया था कि सबसे अच्छा डाइंग डिक्लेरेशन किसे माना जाएगा, किसके सामने डाइंग डिक्लेरेशन करें जिसको बिल्कुल सफिशिएंट माना जाएगा? तो उसका आंसर है मजिस्ट्रेट। लेकिन जो बाकी हैं उनको भी रिलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई पर्सन मर रहा है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से उठ के आएगा उसका स्टेटमेंट लेने के लिए। तो अगर वो डॉक्टर के सामने स्टेटमेंट दे के मरता है तो भी उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। अगर मान लो वो मरने वाली सिचुएशन में था पूरा, लेकिन वो बच जाता है, तो क्या वहाँ उसे क्या कहेंगे? डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे? वहाँ उसे डाइंग डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, फिर उसको फॉर्मल विटनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? दी एक बार वो बताना कि किसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन उसको नहीं माना जाएगा अगर जैसे मान लो एक पर्सन है, एक महिला है, डॉक्टर उसे मना कर चुके हैं कि अब ये बच नहीं सकती है, ये मरने वाली है, जैसे किसी का रेप कमिट हुआ, ठीक है, अब वो स्टेटमेंट दे के मर रही है कि उस पर्सन ने मेरा रेप किया, वो मतलब मरी नहीं है, चांसेस उसके पूरे मरने के थे, लेकिन वो बच जाती है, ठीक हो जाती है वो, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो एक फॉर्मल विटनेस की तरह माना जाएगा, उसको फिर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। अगर डाइंग डिक्लेरेशन, अगर वो मर जाती तो फिर उसको पूरी तरह से डाइंग डिक्लेरेशन मान के उसको 100% सच माना जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक मरने वाला व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता है। क्लियर है? जी दीदी। एक केस था, सबसे फेमस केस है इसमें, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, 1939 का ये केस है। इसमें एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कुछ पैसा उधार लिया था, 1939 की ये बात है, लगभग 3000 रुपये लिए थे। उसने जिस पर्सन से उसने पैसा लिया था उसने उसको कॉल किया, ये कहा कि आप अपने पैसे ना आकर ले जाइए, एक जगह बता दी उसको कि आप वहाँ आ जाना। तो वो पर्सन क्या करता है, अपनी बीवी को बता के जाता है, कहता है मैं अपने दोस्त से पैसे लेने जा रहा हूँ जो मैंने उसको उधार दे रखे थे। अब वो 2 दिन तक कहीं मिलता नहीं है, उसकी बीवी सब जगह खोजती है, वो नहीं मिलता। तो उसकी बीवी वहाँ जाती है जहाँ पे उसके दोस्त ने उसको बुलाया था, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि किसी बैग में उसकी लाश मिलती है, तो उसको भी एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन माना गया था, क्योंकि वो अपनी बीवी को बता के गया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो सारा सीधा यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि उसके दोस्त ने ही उसको मारा है। समझ आया ये केस? जी दीदी। तो वाइफ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे हस्बैंड मुझे बता के गए थे, तो उसको भी ये डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट किया गया। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि क्या मरने से पहले, मतलब ऐसी सिचुएशन में हो आप जहाँ आप बिल्कुल ठीक हो, तो क्या उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा? तो उसको भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा अगर आप बिल्कुल ठीक कंडीशन में हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले आप किसी को कोई स्टेटमेंट दे के जा रहे हैं,
तो वो पर्सन आपका स्टेटमेंट पुलिस को देता है, मजिस्ट्रेट को देता है, तो वो भी एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अब कोर्ट में इसमें इस केस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे कि कैसे माना जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। तो कोर्ट ने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई। कोर्ट ने कहा पहला पॉइंट ये है कि वो अपनी वाइफ को बता के गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्यूज ने एक बैग खरीदा था, उससे पता लगा कि मतलब उसने उसको मार के उस बैग में डाला था। तो कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए उस पर्सन को सज़ा सुना दी थी कि हाँ इसने इसका मर्डर किया था। अब देखो, दो तरह के डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं, एक होता है इंडियन लॉ में और एक होता है इंग्लिश लॉ में। तो इंडिया के अंदर जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन देता है, भले ही वो उस वक्त एक्सपेक्टेशन मतलब वो ना हो, ये एक्सपेक्टेशन हो कि मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता। जैसे मान लो एक लड़की के ससुराल वालों ने उसे पूरी तरह से जला दिया, लेकिन अगर उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वो बच जाती है और उसने अगर वो कुछ भी बताया तो वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लॉ में ये कहा गया है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, अगर उसकी मौत नहीं होती है फिर उसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाता। समझ आया? जी दीदी। फिर उसको एज अ स्टेटमेंट माना जाएगा। जैसे इंग्लिश लॉ में ये कहा गया है कि एक पर्सन मरने वाला था, वो अपना स्टेटमेंट देके गया कि मुझे उस पर्सन ने मारा है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो फिर उसकी बात की कोई रिलेवेंसी नहीं रहेगी। मतलब वहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, बिल्कुल एक तरह का स्टेटमेंट माना जाएगा, वीक एविडेंस माना जाएगा उसको। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक तरह से मान लेते हैं हम कि हाँ हो सकता है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन मान लेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है? Yes, ma'am. डाइंग Was it clear? डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है और गेस्चर में भी हो सकता है। मतलब आप इशारों में भी किसी को बता सकते हैं, तो उसे भी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ये बताया गया था, एक केस था क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला, सबसे फेमस केस है ये। इस केस में क्या था, एक दुलारी नाम की लड़की थी, 16 साल की थी वो। अब्दुल्ला नाम का एक लड़का था, उसने उसके साथ रेप किया और रेजर से उसका थ्रोट कट कर दिया, उसका गला काट दिया। अब वो बोल नहीं पा रही थी। जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो उसने अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया, तो उसको भी एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन माना गया, क्योंकि इशारा करते ही वो लड़की मर गई। तो ये माना गया कि अब्दुल्ला ने ही उसका रेप किया था। क्लियर है? Yes, ma'am. केस का नाम लिख लेना, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है? तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है मजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पुलिस वाले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिलेटिव्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई एक फॉर्मल पर्सन है वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है, तो आंसर होगा कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के, कि जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो वहाँ पे कॉज ऑफ डेथ बताएगा या सरकमस्टांसेस बताएगा। दूसरा है, जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसकी मौत हो जाना संभव हो, मतलब ज़्यादातर चांसेस उसके ये हों कि वो नहीं बच पाएगा। ये प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल दोनों में अप्लाई होती है। इसके बिहाफ में भी सज़ा हो सकती है, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होगी। ऐसा नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया तो उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आएगा उसी के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. जी दीदी। एक केस और है, इसमें था कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को जला देता है और बच्चों को बाहर दे देता है, बाहर भेज देता है। तो वाइफ हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जलाया है, और मतलब मरने वाली होती है, बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जलाया है। लेकिन जब इस बात को अच्छे से देखा जाता है और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे पूछा जाता है, तो छोटे बच्चों ने ये जवाब दिया कि हमारी मम्मी काफ़ी बार सुसाइड कर चुकी हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हैं, वो पापा से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और मम्मी ने खुद ही अपने आप को जलाया था।
तो यहाँ पे ये रिलायबल नहीं था। इस केस में ये माना गया कि ये जो टाइम डिक्लेरेशन है ये ठीक नहीं है और इसको नहीं माना जाएगा, ये रिलेवेंट नहीं है। क्लियर है? तो डी इसका मतलब टाइम डिक्लेरेशन क्रॉस चेक भी होता है, मतलब सिर्फ जो बंदा टाइम डिक्लेरेशन दे रहा है सिर्फ उसकी स्टेटमेंट पे रिलाय नहीं हो सकते, राइट? हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर सरकमस्टांसेस देखी जाएंगी, जैसे इस वाले केस में ये था ना कि हस्बैंड ने वाइफ ने ये कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जलाया है, ठीक है, लेकिन बच्चों से पूछा गया तो बच्चे कह रहे हैं हमारी मम्मी काफ़ी बार अटेम्प्ट कर चुकी हैं और हमारी मम्मी ने खुद को जलाया है, तो वहाँ पे सरकमस्टांसेस देखी गई हैं, तो वहाँ पे मतलब वाइफ ने झूठ बोला। फिर दूसरा इस केस में ना दो तीन चीज़ें और नोटिस की गई थी हरमन। पहला ये कि हस्बैंड के भी हाथ जले हुए थे, तो कोर्ट ने ये देखा कि अगर ये खुद जलाता तो इसके हाथ क्यों जलते, इसका मतलब इसने बचाने की कोशिश की है, क्योंकि जब बचाने की कोशिश करते हैं तभी हाथ जलते हैं। क्लियर है? जी दीदी। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। सबसे पहला है व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, अगर डेथ से रिलेटेड होता है तब। फिर है और इट इज़ मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर। ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना, आते नहीं है वैसे ना एग्जाम में। फिर आता है सेक्शन 33, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स द ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयर इन स्टेट। इसमें है अगर किसी विटनेस ने कोई एविडेंस दिया है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऐसे पर्सन के सामने जो कि ऑथोराइज्ड बाय लॉ है, तो वो पर्सन रिलेवेंट होगा। उसने जो भी रिलेवेंट मतलब जो भी एविडेंस लिए हैं उसको प्रूफ करने के लिए, तो आगे आने वाली जितनी प्रोसीडिंग्स होगी उनमें से रिलेवेंट होगा। जैसे मान लो जिस विटनेस ने एविडेंस दिया है उसकी डेथ हो जाती है, उसको कहीं भी ढूंढा नहीं जा सकता है या वो इनकैपेबल हो गया है, लेकिन वो पहले ही अपना स्टेटमेंट दे चुका है, तो जो उसका पहला वाला स्टेटमेंट होगा वो रिलेवेंट होगा, उसको मान लिया जाएगा, दोबारा उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया ये सेक्शन? मतलब अगर एक पर्सन पहले कोई एविडेंस देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, किसके सामने देता है? ऑथोराइज्ड बाय लॉ, ऐसे पर्सन के सामने जो कि ऑथोराइज्ड बाय लॉ है, तो उस पर्सन का पहला वाला स्टेटमेंट रिलेवेंट मान लिया जाएगा। अगर वो दोबारा नहीं आ सकता या फिर वो इनकैपेबल हो गया है या वो कहीं बाहर चला गया है, फॉरेन चला गया है या फिर उसको ढूंढा नहीं जा सकता, तो उसका जो पहले वाला स्टेटमेंट था वो रिलेवेंट मान लिया जाएगा। समझे आर्यन? ओके दी। जी दीदी। Yes, ma'am. लेकिन इसके प्रोवाइडेड में दिया गया है कि वही रिलेवेंट होगा जो कि सेम पार्टीज के बीच में हो। ठीक है, मतलब कि सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और पार्टी की बात चल रही है और वो किसी और का स्टेटमेंट देके गया है। सेकंड है एडवर्स पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, यानी कि जो डिफेंस का एडवोकेट होता है उसके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, उस विटनेस को बुला सकता है। वो कहता है कि ठीक है आप उसके स्टेटमेंट को मान लीजिए, लेकिन मैं एक एप्लीकेशन लगाता हूँ कि उस विटनेस को बुला लिया जाए और मुझे उससे क्रॉस करनी है ताकि मैं अपने डिफेंस के क्वेश्चन निकाल सकूँ। क्लियर है आर्यन, हरमन? क्लियर है? जी दीदी। डी एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटैंटिव लॉ है? प्रोसीजरल लॉ। आईपीसी सब्सटैंटिव है, सीआरपीसी और एविडेंस हाँ। प्रोसीजरल है। ओके ओके, मतलब ठीक है, सीआरपीसी जैसे ही है, मतलब एविडेंस। ओके। हाँ। फिर आता है सेक्शन 34। 34 से लेके 38 तक हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं। 34 है एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट। तो इसमें है बैंक अकाउंट में जो एंट्रीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी होती हैं, तो उसको रिलेवेंट माना जाएगा या नहीं। जैसे मान लीजिए आपका एक अकाउंट है, आपके पास पासबुक है, आप पासबुक से उसकी एंट्री कराते हैं,
कि मैंने उस पर्सन को इतने पैसे दिए थे, तो क्या वो रिलेवेंट होगी या नहीं? आर्यन, हरमन बताओ, रिलेवेंट होगी? Yes, ma'am. जैसे आर्यन आप बोल रहे हो कि मैम मैंने आपको फ़ीस दे दी, मैं कह रही हूँ मेरे पास फ़ीस नहीं पहुँची, आपने कहा ठीक है मैं स्टेटमेंट निकलवाता हूँ, मैं अपनी पासबुक से आपको सेंड कर दूँगा, तो आपने अपने पासबुक में एंट्री कराई, आपने मुझे वो सेंड कर दी, वो रिलेवेंट होगी, ठीक है, वहाँ पे उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट माना जाएगा। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं होता कि सिर्फ एंट्री करा दी और उसको मान लिया जाए, इसके आगे भी देखा जाएगा कि क्या ठीक है या नहीं है। जैसे स्पाइरल बुक्स के बारे में बता रखा है कि बहुत सारी स्पाइरल बुक्स हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो क्या उनको रिलेवेंट माना जाएगा या नहीं। तो इसमें ये कहा गया है कि उनमें सीक्वेंस होनी चाहिए, तब तो उसको माना जाएगा, अदरवाइज उसको वीक एविडेंस माना जाएगा। इसमें केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है, जैन हवाला डायरी केस भी कहा जाता है। इस केस को ना जैन हवाला केस डायरी, इसमें ये था हवाला ट्रांजैक्शन के तहत किसी को ब्राइब दी गई थी और इलीगली पैसा कमाता था वो, तो अगर कोई डायरी लिखकर मरता है तो उसको भी ये माना जाएगा कि ये क्या है, एक तरह से एविडेंस है। सब्सटेंटिव पीस नहीं माना जाता, लेकिन एक तरह से मान लिया जाएगा कि हाँ ये भी एविडेंस है। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. फिर है सेक्शन 35, रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इसमें कहा गया है कि अगर पब्लिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई एंट्री की गई है तो वो कब तक रिलेवेंट होगी। केस बता रखा है इसमें, देवेंद्र कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2001 का ये केस है। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 35 में कोई एंट्री तब तक एडमिसिबल होगी जब इस सेक्शन में कंडीशन दी हों, अगर वो उन कंडीशन को फुलफिल कर देगी तभी उसको माना जाएगा। अब देखो इसमें कंडीशन कौन कौन सी दे रखी हैं। पहली कंडीशन है कि एंट्री पब्लिक या अदर ऑफिशियल बुक में हो, जैसे कि खसरा खतौनी वगैरह को जानते हो ना आप? Yes, ma'am. हरमन आप जानते हो खतौनी, खसरा? जी हाँ, हाँ जी दीदी। तो वो जो पब्लिक रिकॉर्ड वाली चीज़ें होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं उसको कब रिलेवेंट माना जाएगा। तो जैसे खतौनी आप ऑनलाइन चेक करेंगे, वो पब्लिक रिकॉर्ड है एक, तो अगर उसमें ठीक आता है तो उसको भी एविडेंस माना जाएगा, उसको भी स्टेटमेंट माना जाएगा। दूसरा हम देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन है तो उसको भी माना जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन है, आप नंबर डालोगे किसी का भी, मतलब एक यूके नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उसको डालोगे, उसको चेक कर सकते हो, तो वो भी पब्लिक रिकॉर्ड है। डेथ सर्टिफिकेट हो गया किसी का, और बाकी इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जो ऑफिशियली होती हैं और वो रिकॉर्ड में हो तो उसको भी मान लिया जाएगा। दूसरा है पब्लिक बुक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाई जानी चाहिए, मतलब ये जो पब्लिक बुक होती है ना, ये पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाई गई होगी तब इसको माना जाएगा। थर्ड कंडीशन है ऐसे पर्सन के द्वारा की गई है जो लॉ के द्वारा स्पेशली इंजॉइंट किया गया हो, जैसे कि हम किसी का बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे देखेंगे कि ये इसका कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं। तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि वो क्या तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित किया गया है या नहीं। अगर तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित किया गया है तभी हम इसको जेन्युइन मानेंगे और हमें लगेगा कि हाँ ये पब्लिक रिकॉर्ड के अंडर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? हरमन, आर्यन, क्लियर है? Yes, ma'am. एक केस था मानिक लाल वर्सेस हीरा लाल, तो इसमें ये कहा गया कि अगर कोई एंट्री की गई है डेथ रजिस्टर में तो वो ये माना जाएगा कि उस पर्सन की डेथ हो गई है। एक मुझे केस याद आया कि किसी पर्सन को ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो ज़िंदा होता है। वो सब जगह अपने शायद जॉली एलएलबी में है ना,
अपने पेपर्स लेके घूमता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पेंशन चाहिए, लेकिन सब उसको डिक्लेयर कर चुके होते हैं कि इसकी तो डेथ हो चुकी है कागज़ों में भी। एक यहाँ बाजपुर में भी ऐसा ही केस हुआ है, किसी पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, जारी भी कर दिया, तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित भी हो गया था, लेकिन पता चला कि वो पर्सन अभी ज़िंदा है। फिर आता है सेक्शन 36, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स, चार्ट एंड प्लान्स। तो इसमें बात की गई है, ये उन पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है जिसमें मैप्स आते हैं, चार्ट आते हैं, प्लान्स आते हैं। यहाँ इसका हम सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं लोकेशन का। कहीं की भी लोकेशन डालते हैं तो वो लोकेशन आ जाती है, तो क्या उसको रिलेवेंट माना जाएगा या नहीं। जैसे आपने देखा होगा CDR निकालते हैं और बाकी लोकेशन निकालते हैं पुलिस वाले, अगर कोई पर्सन कहीं चला जाता है तो क्या वो रिलेवेंट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो उसको भी रिलेवेंसी माना जाएगा, एक तरह से उसको भी स्टेटमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? हरमन आर्यन क्लियर है? यस मैम। दी नहीं हाँ। दी, एक बार फिर से प्लीज एक्सप्लेन कर दो। हरमन ये बता रहा है, ये उन पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है जिसमें मैप्स आते हैं, चार्ट आते हैं, प्लान्स आते हैं और लोकेशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट में अब ये कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं। कहीं का मैप हो गया, जैसे आप यहाँ से चंडीगढ़ का मैप डालोगे तो वो मैप आ जाएगा। या कोई पर्सन है, वो यहाँ से कोई क्राइम करके कहीं और चला जाता है तो उसकी लोकेशन निकालते हैं, लोकेशन में वो आ जाता है कि वो पर्सन वहाँ पे है, तो पुलिस उसका सारा रिकॉर्ड निकाल के उसको एज अ एविडेंस यूज़ कर सकती है, वो स्टेटमेंट भी माना जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लोकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं जो पब्लिक रिकॉर्ड में होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है एक तरह से। आप क्लियर हुआ हरमन? आर्यन आपको समझ आया है तो आप बताओ हरमन को। हाँ जी दीदी, हो गया। हम वही कि मतलब पब्लिक रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, अगर कोई मिसिंग चला जाता है तो उसकी फिर आता है मैप्स। सेक्शन 37, relevancy of statement as to fact to public nature contained in certain acts or notifications। तो इसमें बता रखा है जो गवर्नमेंट के एक्ट, मतलब गवर्नमेंट जितने भी एक्ट बताती है तो वो नोटिफिकेशन इशू कर देती है, तो वो सेक्शन 37 में इंक्लूड होता है। जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर था, पहले वो इंडिया का पार्ट नहीं था, फिर वो इंडिया का पार्ट बन गया। पहले कोई भी एक्ट वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन अब सारे एक्ट जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नोटिफिकेशन जारी किया, तो वो नोटिफिकेशन को क्या स्टेटमेंट माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 37 के अंडर गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्ट बनाती है और उसका नोटिफिकेशन निकालती है तो वो सेक्शन 37 में रिलेवेंट माना जाएगा। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, ट्रिपल डाइवोर्स का एक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब जो बने हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं और उनको पास कर दिया है, तो ये भी सब रिलेवेंट होते हैं सेक्शन 37 में। क्लियर है हरमन? क्लियर हुआ? जी दीदी। आर्यन आपको क्लियर हुआ? नो मैम। हरमन बताओ आर्यन को। दी, इसमें यही बताया गया है कि कोई भी एक्ट वगैरह अगर पब्लिक नेचर के होते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पास किए जाते हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट के थ्रू पास किए जाते हैं तो वो रेलेवेंट माने जाते हैं। आर्यन अब क्लियर हुआ? तो मैम इस पूरे सेक्शन में एप्लीकेशन के बारे में बता रखा बस। आर्यन मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल समझाती हूँ। हम अभी इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं 1872। मान लो अचानक से इसमें कोई चेंजेस आता है, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा, इसमें कुछ चेंज कर दिया कि इस सेक्शन में ये अमेंडमेंट कर दो। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको इशू कर दिया कि कल से ये एप्लीकेबल होगा, तो वो नोटिफिकेशन जो होगा वो रिलेवेंट माना जाएगा। आप समझ आया?
नहीं मैम, और कंफ्यूजन हो गई। वहाँ हरमन कह रही है कि अगर कोई एप्लीकेशन आती है, और आप कह रही हैं यहाँ पर कोई चेंज आर्यन होता है तो। एप्लीकेशन नहीं, एक्ट की बात हो रही है। एक्ट और नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्ट निकाला जा रहा है, कोई नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, उसकी बात हो रही है। या फिर देखो आर्यन, गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकाल देती है कि कल को हॉलीडे रहेगा, पब्लिक हॉलीडे सब जगह, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अच्छा। ठीक है, आप समझ में आया? नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कल को हॉलीडे है, कोई कहीं नहीं जाएगा, तो उसको रिलेवेंट माना जाएगा। ओके मैम। फिर आता है सेक्शन 38, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स। अगर कोर्ट को किसी कंट्री के ऊपर लॉ की ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो उस लॉ से रिलेटेड स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, तो वो सेक्शन 38 में रिलेवेंट होगी। ठीक है, अगर कोर्ट को किसी कंट्री के ऊपर लॉ की ओपिनियन फॉर्म करनी है, आया समझ में इतना? कोर्ट को किसी कंट्री के ऊपर लॉ की ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो उस लॉ से रिलेटेड स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है वो सेक्शन 38 में रिलेवेंट होगा। जैसे आर्यन हम देखते हैं वीज़ा वगैरह का देखते हैं कि वहाँ पे ये इतना एप्लीकेबल होगा, आप इतने साल रह सकते हो, या फिर अदर कंट्रीज़ के साथ में हम जो कुछ ट्रीटीज़ करते हैं तो वो रिलेवेंट होगी। हरमन समझ आया आपको? बट मैम एक चीज है, इन सेक्शंस का फायदा क्या है? आर्यन, हर सेक्शन का फ़ायदा होता है, तभी वो सेक्शन पढ़ा जाता है। आपको नहीं लग रहा फ़ायदा नहीं नहीं मैम, है, एक लेकिन बात मैम, यहाँ पर रेलिवेंसी से क्या फायदा होगा? आर्यन ये अभी तो आप सबको पता है सुनो, कि। अभी आप यहाँ हो, ठीक है, अभी आप इसमें नहीं हो ना, इस मतलब अभी आप पूरी तरह से इस फील्ड में आए नहीं हो, आपको नहीं पता सारे सेक्शंस का यूज़ होता है, और हर जगह कहीं ना कहीं हर सेक्शन का यूज़ होता है। अभी आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओगे, या फिर कोई नाइजीरियन पर्सन है या कोई बाहर का पर्सन आ जाता है, ठीक है, तो उस पर अगर कोई लॉ एप्लीकेबल होता है कि वो यहाँ अगर पहले अपना वीज़ा दिखाएगा और सारी कंडीशंस पूरी करेगा, तो जो लॉ बुक्स छपती हैं या फिर जिनका पब्लिकेशन होता है तो उनको रिलेवेंट माना जाएगा। अगर हम किसी कंट्री के ऊपर लॉ की ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं तो वो इस सेक्शन के अंडर रिलेवेंट होगी। फिर आता है सेक्शन 39, what evidence to be given when statement forms part of conversation, document, electronic record, book और series। इसमें बता रखा है ऐसे स्टेटमेंट को जो किसी की बातचीत से रिलेटेड होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हुए, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो गई या पेपर्स हो गई, जैसे किसी की खतौनी वगैरह होती है, ठीक है, वो हो गई है। किसी की टीसी दी जाती है कोर्ट में, जैसे मान लो एक पर्सन है, एक लड़की है, वो माइनर है, ठीक है, अब उसको कैसे डिक्लेयर होगा कि वो माइनर है? उसकी टीसी वो कोर्ट में देते हैं, तो एक तरह से वो भी पब्लिक रिकॉर्ड है, वो भी डॉक्यूमेंट है, तो वो ले जाके कोर्ट को दे देते हैं, तो उसको भी क्या माना जाएगा? रिलेवेंट माना जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और आता है, 39 को कब ऐड किया गया था? तो 39 को ऐड किया गया था आईटी एक्ट में, 2000 में एक्ट किया गया था, सबसेक्शन 5 में एक्ट किया गया था इसको, सेकंड शेड्यूल एक्ट 21 में। क्लियर है इतना? फिर आता है, अब अच्छे अच्छे सेक्शन आ गए, अब आता है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट, सेक्शन 40, प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू 12 सेकंड सूट और ट्रायल। अच्छा ये बताओ, डबल जियोपार्डी पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? डबल सुनो। जियो यस मैम। जी दीदी। क्या होता है डबल जियोपार्डी? कि मतलब एक पर्सन को जब एक बार, एक मिनट, कि मतलब दी जब एक बार एक पर्सन को किसी भी क्राइम के लिए सजा दी गई है, दी मतलब मिल जाती है, तो दोबारा नहीं दे सकते उसको, मतलब दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। और रेस जुडिकाटा क्या होता है?
वंस डिसाइडेड ऑलवेज डिसाइडेड। कहाँ दे रखा है रेस जुडिकाटा? अभी पीछे वाले कुछ सेक्शंस में दिया था। हमने सीपीसी में पढ़ा था रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में। तो देखो इस सेक्शन के ऊपर लिख लो ये किस किस से कनेक्टेड है। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से रिलेटेड है और सीआरपीसी के सेक्शन 300 की क्लॉज 1 से रिलेटेड है और सीपीसी के सेक्शन 11 से रिलेटेड है। समझे? जी दीदी। तो क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन, क्या समझे? इसमें ये कहा गया है कि जो प्रीवियस जजमेंट होता है उसको रिलेवेंट माना जाएगा, आप सेकंड सूट और ट्रायल लेकर नहीं आ सकते। अगर कोई प्रीवियस जजमेंट आ रखा है, ये डिक्री आ गई है, तो बार बार ट्रायल नहीं चलेगा। एक बार हो गया है बस वो काफ़ी है। इसमें जब हमने वो पढ़ा था रेस जुडिकाटा पढ़ा था तो हमने 3 मैगजीम पढ़ी थी, नेमो डेविड लिज वैक्सवरी प्रो ओना एडम कॉजा, मतलब किसी भी पर्सन को बार बार परेशान नहीं किया जाएगा। सेकंड हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट रिपब्लिक के अर्थ सीट फिनिश लिटियम, यानी कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। अगर इस तरह से मुकदमे चलते रहेंगे तो कहीं भी एंड होगा ही नहीं। एक बार किसी का ट्रायल हुआ, जजमेंट आ गया, उसके अगेंस्ट हो गया, वो फिर से केस लेके आ जाएगा। तीसरा है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर, यानी कि जो भी कोर्ट आपको डिसीजन देगी उसको माना जाएगा। क्लियर है? बताओ यस हरमन, मैम। हरमन बताओ क्या कहा गया है इसमें? दी सेक्शन 40 में यही बोला गया है कि जो प्रीवियस जजमेंट्स वगैरह जो दी जा चुकी है, एक बार किसी भी केस से रिलेटेड डिग्री अगर चली गई है तो वही रहेगी, मतलब दोबारा हम ट्रायल लेके नहीं आ सकते उस केस का, कि जो एक बार जजमेंट हो गई दोबारा नहीं दे सकते हम उसका ट्रायल। हाँ, सीआरपीसी में कहाँ दे रखा है? सीआरपीसी के सेक्शन 300 क्लॉज 1, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 क्लॉज 2, कॉन्स्टिट्यूशन में 20 क्लॉज 2 और सीपीसी में और सीपीसी सेक्शन 11। हाँ। आर्यन आपको भी क्लियर है? यस मैम। फिर आता है सेक्शन 41, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोवेट एट एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन। इसमें बताया गया है कि जो भी जजमेंट होगा वो फाइनल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी जजमेंट डिलीवर किया जा रहा है वो फाइनल होना चाहिए और जिस कोर्ट ने उस जजमेंट को दिया है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कि उसकी जुरिडिक्शन में आना चाहिए और उसको सुनने का अधिकार हो। तीसरा है कोर्ट ने प्रोवेट या जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कहा हो या मतलब किसी का कैरेक्टर ना छीना हो। ठीक है, जैसे कि मान लो 2 पार्टीज हैं तो दूसरी पार्टी को भी सुना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने सिर्फ एक पार्टी को सुना और क्या कर दिया है, डिसीजन दे दिया है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जजमेंट फाइनल होना चाहिए, जो कोर्ट दे रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कोर्ट ने प्रोवेट या जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कैरेक्टर देखा हो, मतलब इसका उससे संबंध था या नहीं था, और इसमें लीगल कैरेक्टर नहीं छीना जाना चाहिए। इसमें 3-4 चीज़ें बता रखी हैं कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के जो प्रोबेट होते हैं और मैट्रिमोनियल चीज़ें होती हैं, इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन होते हैं, तो उस पर क्या लीगल कैरेक्टर देखा जाएगा, तब उसको डिसाइड किया जाएगा कि हाँ ये जो जजमेंट है ये फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। अब मान लो एक कोर्ट ने क्या करा, एक डिसीजन दे दिया, फाइनल दे दिया, अब वो कोर्ट कॉम्पिटेंट था ही नहीं, तो क्या वहाँ पे क्वेश्चन रेज किया जा सकता है? हरमन बताओ आप। अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। फिर आता है सेक्शन 42 है रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्री अदर देन दस मेंशन इन सेक्शन 41। तो इसमें बता रखा है जो कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए रिलेवेंट होते हैं। एग्जाम्पल है
ए ट्रेस पासर का सूट लेकर आता है बी पर उसने उसकी लैंड ली। बी कहता है कि ये पब्लिक लैंड है, इस बात को ए डिनाई करता है। तो पहले ए एक सूट लेकर आया सी पर ट्रेस पास को लेकर। इस सूट में सी ने जो भी एलिजेस लगाए हैं सेम राइट्स की, उस लैंड पर पब्लिक राइट है, तो कोई भी आए जाए, अब इसमें ये देखा जाएगा कि ये किसके फेवर में आई है। ठीक है, मतलब ये है कि एक पर्सन ने, ए ने क्या किया, ट्रेस पासर का सूट लेकर आया बी पर, कहता है कि ये जो लैंड का जो यूज़ कर रहा है ये पब्लिक की लैंड है। ए कहता है नहीं, ये मेरी प्राइवेट है, ये पब्लिक की नहीं है। तो पहले क्या करता है, पहले ए सूट लेके आ जाता है, फिर बी लेके आ जाता है, फिर सी लेके आता है। तो यहाँ पे बार्ड किया गया है कि किसको बार्ड किया जाएगा, किसके फेवर में डिक्री आई है, ये देखा जाएगा। आर्यन हरमन एक क्लियर एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इससे आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे हरमन आप हो, आर्यन हो और मैं हूँ, हम तीनों हैं, ठीक है। हम तीनों एक लैंड के लिए लड़ रहे हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ठीक है। एक चौथा पर्सन आके कहता है ना ये तुम्हारी है, ना तुम्हारी है, ना तुम्हारी, ये पब्लिक की है। कोर्ट डिसीजन दे देती है कि ये पब्लिक की है। तो ना तो इसमें आप केस लेके आओगे, ना हरमन केस लेके आएगी, ना ही मैं केस लेके आऊँगी। तो यहाँ पे ये बार लगा देता है कि जिसके फेवर में डिक्री आ गई है बस वहीं पर रोक दिया जाएगा, फिर आप दोबारा दूसरे सूट लेकर नहीं आ सकते। क्लियर है? तो मैम इसको हम अपर उस कोर्ट में तो ले जा सकते हैं ना? अपर कोर्ट में अगर अपील का प्रोविज़न दे रखा है तभी लेकर जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लेके जाएंगे। हमने अपील में पढ़ा था ना। हाँ हाँ। फिर आता है सेक्शन 43 में है जजमेंट एट एक्स्ट्रा अदर देन दस मेंशन इन सेक्शन 40 to 42 व्हेन रिलेवेंट। तो सेक्शन 40, 41 एंड 42 इनके तहत जो भी ऑर्डर डिक्री मेंशन है उन सबको छोड़कर बाकी सब जजमेंट डिक्री इर्रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। जो हमने सेक्शन 41 में पढ़ा, 42 में पढ़ा और 40 में पढ़ा, तो इनको छोड़कर जो भी ऑर्डर होंगे, जो डिक्री होगी जो मेंशन कर रखी है, तो वो इर्रिलेवेंट होंगे। जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ। ए बी पर चार्ज लगाता है अडल्ट्री का सी के साथ, जो कि ए की वाइफ होती है। बी डिनाई करता है कि सी ए की वाइफ है ही नहीं। तो इस तरह से उनमें डिस्प्यूट होता है। एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं। चलो उसको छोड़ो, ये कभी आया नहीं है, एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाती हूँ। जोगेंद्र वर्सेस लिंगरास AIR 1970 का ये केस था। इस केस में ए को प्रोसिक्यूटेड किया गया था बी की चीटिंग के लिए। ए बाइज्जत बरी हो जाता है। इसके बाद ए बी के अगेंस्ट एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर देता है। इस सूट में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए ए को प्रूव करना होगा कि क्या ए के द्वारा बी को जो प्रोसिक्यूट किया गया था तो क्या वो उसके लिए लायबल था या नहीं। जैसे आर्यन, मान लो दो पर्सन हैं ए और बी। ए ने कहा कि इसने मेरे यहाँ पे चोरी की थी और ये मेरे घर से सामान चुरा के लेके गया था, वो बी को बोल रहा है। अब बी बाइज्जत बरी हो जाता है, जजमेंट आ जाता है, उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब बी क्या करता है, ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर ले आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, कि इसने मेरे साथ क्या किया है, इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि क्या वो झूठा आरोप था या नहीं। क्लियर है आर्यन? अब यस मैम। फिर आता है सेक्शन 44, फ्रॉड और कल्यूशन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मे बी प्रूव्ड। कोई भी पार्टी सूट के या अदर प्रोसीडिंग्स के ये शो करते हैं कि कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री रिलेवेंट है। सेक्शन 40, 41, 42 के अंडर जो भी एडवर्स पार्टी के द्वारा प्रूफ किया जा चुका है कि जजमेंट, ऑर्डर और जो डिक्री डिलीवर किए गए हैं वो ऐसे कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं कि जिसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है और कॉम्पिटेंट है ही नहीं, फ्रॉड से ऑब्टेन किए गए हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है, वो रहता था दिल्ली में
और वो खुद को यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मैं काशीपुर में रहता हूँ, और वो काशीपुर में सूट फाइल कर देता है और उसके फेवर में वो सूट हो भी जाता है। फिर जब दूसरी पार्टी को पता चलता है कि ये तो यहाँ का रहने वाला था ही नहीं, अगर इसको सूट फाइल करना था, इसके साथ जो घटना घटित हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, तो इसको दिल्ली में जाके ये करना था, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वो इस सेक्शन का यूज़ कर सकता है। सेक्शन 44 के अंडर उसको इर्रिलेवेंट माना जाएगा, जो भी जजमेंट आएगा, ऑर्डर आएगा या डिक्री आएगी, क्योंकि कोर्ट के पास ना तो जुरिडिक्शन था और ना ही कोर्ट कॉम्पिटेंट था उसको सुनने के लिए, और उस पर्सन ने क्या करा है, फ्रॉड के तरीके से उसको ऑब्टेन किया है जजमेंट को। क्लियर हुआ? यस मैम। फिर आता है सेक्शन 45। 45 है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। क्या होती है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट? बताओगे? जिस सेक्शन में जिस कोई डाउट आ जाता है तो उसमें ओपिनियन एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। हाँ, देखो जनरल रूल ये कहता है कि थर्ड पर्सन की ओपिनियन जो होती है वो रिलेवेंट नहीं होती, तब कोर्ट के पास ये राइट होता है। जैसे मान लो डॉक्टर के पास कोई विक्टिम आता है, तो डॉक्टर बताता है कि ये चोटें चाकू से लगी हैं या गन से लगी हैं, तो डॉक्टर की ओपिनियन थर्ड पार्टी ओपिनियन कहलाती है। केस था मबारिक अली अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें ये बात हेल्ड हुई थी कि जो विटनेस को अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का ये जो राइट दिया गया है वो जुडिशियल वर्क है, उसको डेलीगेटेड कर दिया जाता है, इसलिए विटनेस को अपनी ओपिनियन नहीं देनी होती है। दो पार्टी हैं, दोनों में से कोई भी अपनी ओपिनियन नहीं देगा। कौन देगा ओपिनियन? कोर्ट जिसको डिसाइड करेगा कि ये पर्सन अपनी ओपिनियन देगा, तो उसे माना जाता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। हम किन किन मैटर्स में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट लेते हैं? अगर कोई फॉरेन लॉ है, जैसे मान लो कोई कनाडा का लॉ है, नाइजीरियन लॉ है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमें ओपिनियन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर फॉरेन लॉ है तो हम उस पर लेते हैं ओपिनियन। अगर कोई साइंस का कोई मैटर है उस पर हम एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं। आर्ट्स से रिलेटेड कुछ है, आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो हम उस पर भी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं। जैसे देखा गया होगा चेक वाले केसेस में देखा जाता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। हैंड राइटिंग के लिए बुलाया जाता है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को, वो बताते हैं कि क्या ये हैंड राइटिंग उसकी थी या नहीं थी। क्लियर है? जी यस दीदी। मैम। फिर है केस है इसमें बालकृष्ण दास अग्रवाल वर्सेस राधा देवी। AIR 1989 का ये केस था। इसमें कहा गया था कि कोर्ट ऑफ लॉ उसको ये चाहिए, अगर कोर्ट की ओपिनियन ले रहा है तो इंश्योर करना चाहिए कि ये वास्तव में ठीक है या नहीं। मतलब कि हम जिस पर्सन को बुला रहे हैं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के लिए, तो वो कोर्ट को पूरी तरह से इंश्योर करे कि हाँ ये ठीक था या नहीं था, वास्तव में वो सच्चाई को बताए, क्योंकि हमें वहाँ क्या करना है, सच्चाई का पता करना है। अगर वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा तो फिर उस ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट का क्या फ़ायदा होगा। क्लियर है सेक्शन 45? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। केस लॉ रिपीट करना है या सेक्शन 45 पूरा रिपीट करना है? मैम सेक्शन नंबर 45। 45 में बताया रखा है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट की ओपिनियन की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब कोई भी ऐसा मैटर आ जाता है जो कि फॉरेन लॉ पर बेस्ड होता है, साइंस पर बेस्ड होता है, आर्ट पर बेस्ड होता है, आइडेंटिटी पर बेस्ड होता है, हैंड राइटिंग पर बेस्ड होता है, तब वहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसे पर्सन को बुला सकती है जो कि एक्सपर्ट होता है उसकी ओपिनियन लेने के लिए। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि क्या इंडियन लॉ पर के लिए ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ली जाती है, तो इसका आंसर है नहीं। इंडियन लॉ के लिए, इंडिया के लॉ के लिए ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट नहीं लिया जाता है, इसे फॉरेन लॉ के लिए लिया जाता है।
और आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं उनसे शिनाख्त करवाई जाती है, डॉग्स को बुला के किसी का मर्डर हुआ है कि वो पर्सन था या नहीं, काफ़ी सारे डॉग्स फैल जाते हैं, देखा है आपने, मूवीज़ में देखा होगा। जैसे ब्लड का सैंपल लेके ब्लड उसको डॉग्स को सुंघाया जाता है या फिर कपड़े सुंघाए जाते हैं, फिर वो उस पर्सन को ढूंढता है। तो जो डॉग्स की जो ओपिनियन होती है ना, यस मैम। तो एक तरह से उसको भी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट माना जाता है, और डीएनए जो होता है उसको भी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट माना जाता है। क्लियर है? यस मैम। फिर आता है सेक्शन 45A, फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। 45A को कब इंक्लूड किया गया था? 45A को आईटी एक्ट 2000 में इंक्लूड किया गया था। सेक्शन 47, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट, यानी कि अगर किसी की सिग्नेचर के लिए शिनाख्त करवानी है, जैसे 138 की केसेस ले सकते हैं हम, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने जो मर गया है कोई लेटर लिख के गया था, तो वहाँ पे ये पता करवाया जाएगा कि क्या ये उसकी हैंड राइटिंग थी या नहीं थी, तो वहाँ पे एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। तो वो क्या करेगा, अपनी अपनी वो सारी ओपिनियन बताएगा कि ये राइटिंग इससे इतनी मैच हो रही है, और ये सब चीज़ें करके वो कंक्लूड करके बताएगा। क्लियर है? बट मैम इन रियलिटी 47A, ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। तो आपने देखा होगा जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो जब कोर्ट को डिजिटल सिग्नेचर के लिए ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ऑफिसर के, जैसे कि तहसीलदार हुआ या फिर बाकी सब ऑफिसर्स हुए, तो उनके सिग्नेचर किए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर कोर्ट को डाउट है तो कोर्ट क्या कर सकती हैं, उनको बुला सकते हैं, जो भी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय मांग सकते हैं कि ये सिग्नेचर वैसे ही है या नहीं है। फिर आता है सेक्शन 48, ओपिनियन एज टू एक्सरसाइज ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट। किसी राइट और कस्टम को लेकर ओपिनियन कब रिलेवेंट होगी? जैसे आर्यन उनको बुलाया जाता है, मौलवीज वगैरह को बुलाया जाता है, या फिर जो संत वगैरह होते हैं उनसे कस्टम के बारे में ओपिनियन ली जाती है कि क्या आपके धर्म में ऐसा है। वो पर्सन मतलब अगर जिससे ली जा रही है वो जीवित होना चाहिए, जर्नल कस्टम और वो जो राइट है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जैसे विलेज के लोग पर्टिकुलर कुएं से पानी ले सकते हैं। प्राइवेट कस्टम और प्राइवेट राइट की बात नहीं है इसमें एक केस है, गुरुध्वज वर्सेस एसपी सिंह। प्रीवी काउंसिल ने इसमें हेल्ड किया था कि अगर कोई ओपिनियन देता है किसी कस्टम के एग्जिस्टेंस को से रिलेटेड, तो वो रिलेवेंट होगी। जैसे हम ट्रिपल डाइवोर्स का देख सकते हैं, तो जब ये ट्रिपल डाइवोर्स वाला मैटर चल रहा था तो कोर्ट ने एक्सपर्ट्स को बुलाया था, मतलब कि जो उसमें जिन्होंने कुरान शरीफ को बहुत ज़्यादा पढ़ रखा था, उनसे ओपिनियन मांगी गई थी कि आप बताइए क्या आपके धर्म में ऐसा है कि 3 बार तलाक बोलेंगे तो क्या तलाक हो जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी थी कि ऐसे नहीं ऐसे है। क्लियर है?